जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि रिगार्डिंग मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चंस आपको इस एरिया से देखने को मिलते हैं। आई पर्सनली एडवाइज यू कि सबसे पहले जो ईजी क्वेश्चंस हैं आप उनको टारगेट कीजिए। PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन एंड यू कांट नेग्लेक्ट इट। जो क्वेश्चंस हैं लाइक एवरेज से, परसेंटेज से, एज के चैप्टर से, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, जो एवरी ईयर आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी डायरेक्शन में हमने ये एक PYQ सीरीज़ हम लेके आए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। जो एवीकेएस की एमिनेंट फैकल्टी है वो सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाएगी। मींस यू आर नॉट डूइंग द ओनली 50 क्वेश्चंस, यू आर डूइंग द 50 टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CFF असिस्टेंट कमांडेंट के PYQs। हम शुरू करेंगे 2023 के PYQs से लेकर के और हम चलेंगे 2019 तक। क्वेश्चंस की सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट को समझना भाई कि क्या करना है, उसको कैसे टैकल करें। चलो भाई, यहाँ से देखते हैं। कहता है कि 3 नंबर सपोज करो और तीनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं। कंडीशन गिवन है कि A + B + C किसके इक्वल होगा, A, B एंड C के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। हमने कहा ऐसा नंबर क्या हो सकता है। हमने A को 1 लिया, B को 2 लिया और C को 3 लिया। तीनों का सम करके देखेंगे तो यहाँ से 6 मिल रहा है। तीनों की प्रोडक्ट भी क्या मिलती है, अपने को 6 मिलती है। सबसे पहले कहता है कि क्या फाइंड करो, इनका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब किससे होता था भाई, तो मैं बताया था कि एवरेज से था। तो सॉल्व करते हैं। 1 + 2 + 3 अपॉन 3 आ जाएगा, ये हो गया 6/3 और ये आ गया क्या भाई 2। तो उसने कहा कि जो इनका अर्थमेटिक मीन है वो नेचुरल नंबर होगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कहता है कि अब इनका ही क्या फाइंड करो, इनका ही हार्मोनिक मीन फाइंड करो। अब एक छोटी सी बात है, इस चीज़ को याद रखेंगे सारे कि अर्थमेटिक मीन कब निकलता है। सपोज़ करो A, B और C हैं, तो हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। इसका मतलब ये किस में होंगे, AP में होंगे। अगर हमें बोले कि A, B और C 3 नंबर हैं, तीनों का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन तब फाइंड होता है जब कोई सीक्वेंस किस में हो, HP में हो। चलो भाई देखना ज़रा, अगर HP में होगा, HP होता क्या है, तो हम कहेंगे कि HP होता है AP का उल्टा। ये जो चीज़ होगी, इस चीज़ को बोलेंगे क्या भाई कि ये HP में है। कब, जब ABC किस में होंगे, AP में, तभी क्या बनेगी, HP बनेगी। अगर 3 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तो क्या करो, 3 डिवाइडेड बाय 1/A + 1/B + 1/C। ये चीज़ याद रखेंगे कि 3 नंबर का अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। ABC की वैल्यू हमारे पास थी, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 3/में 1/1 प्लस में 1/2 + 1/3 होगा। इनका एलसीएम ले लो नीचे की तरफ, ये 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2 और ऊपर आ गया 3। ये हो गया 3/11 अपॉन में 6 है, ये ऊपर जाएगा 18/11। जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है भाई। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि हार्मोनिक मीन ABC का 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो वही आया है 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या कहेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम ही क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरे कुछ तरीके हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं कराता हूँ कि क्या करना है। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। चलो भाई देखो ज़रा क्या कहता है। कहता है एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल है जिसकी लेंथ है 28 मीटर। तो हमने ये वो वॉल ले ली जिसकी लेंथ क्या हो गई, 28 मीटर।
हमें कहता है एक गोट है, उसको टाई करना है एक पॉइंट के ऊपर ग्राउंड पे, जो कि मिडल में होगा किसके, वॉल के, किसको यूज़ करके, एक रोप को यूज़ करके, और रोप की लेंथ दे रखी है 21 मीटर। इसके मिडल की बात करें तो इसका मिडल यहाँ कहीं हो गया, तो हमने कहा कि भाई 14 इस तरफ बचेगा और 14 इस तरफ बचेगा। जब हमने उस काऊ को टाई किया, देखो ज़रा, काऊ को टाई कर रहे हैं एक रोप से, और उस रोप की लेंथ कितनी है भाई, उस रोप की लेंथ दे रखी है हमें 21 मीटर। 21 मीटर है तो इस पॉइंट से आगे 14 तो यहाँ तक आ गया, आगे ये बचेगा कितना, 7 मीटर। हमसे पूछता है कि भाई इस वॉल के अराउंड कितना एरिया वो गोट ग्रेज कर सकती है, या एक्सेस उसको कितने एरिया का है। तो हमने कहा कि भाई पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि भाई वो इस 21 को लेकर के कुछ इस तरीके से पूरा ये एक चक्कर लगा सकती है, जो इधर भी कितना होगा, 21 मीटर का ही होगा। उसके अलावा ये जो 7 मीटर का हिस्सा है ये इस तरफ भी आ सकता है, कुछ इस तरीके से भी ये मूव कर सकती है 7 मीटर के साथ। तो दो तो सेमी सर्कल ऊपर बनेंगे जिनका रेडियस क्या होगा, 7 होगा। इसका रेडियस भी कितना है भाई, 7 होगा। तो एक छोटी सी चीज़ मैंने तुम्हें क्लास में लिखवाई है, क्या लिखवाया है कि भाई अगर रेडियस कितना होता है, रेडियस 7 होता है, तो उस कंडीशन में एरिया कितना मिलता है, 154। तो इन दोनों से मिलने वाला एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा भाई। उसके बाद 21 इस तरफ बचा है भाई, और 21 इस तरफ है। इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, रेडियस अगर क्या हो जाता था, 14 हो जाता था, तो एरिया कितना होता था, ये ट्वाइस हुआ है तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमें देता था 616। जब रेडियस कितना होता था, 21 होता था, तो एरिया मिलता था अपने को 1386, 1386। अब ये सेमी सर्कल है, ये तो सर्कल के एरिया हैं सारे के सारे। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, 386 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करोगे तो ये देगा 6, और 18 हुआ, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसने दिया 693। तो इस वाले रीजन का एरिया क्या मिल गया, 693। इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया मिला करके 154 है। ऐड करोगे लास्ट में है 7, ये रहा जिसके लास्ट में क्या है, 7 है। एरिया हो गया 847। ये अप्रोच है भाई किसके लिए, कोई भी शेडेड रीजन का क्वेश्चन आता है, चाहे तुम्हारा CFPF है, चाहे CDS है, कोई भी पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखें भाई, 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं करा रहा हूँ सॉल्व। चलो भाई देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इजी है। चलो भाई क्या कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन गया भाई। ये A होगा, ये B होगा और ये C हो गया। इसके ऊपर 90 डिग्री दे रखा था हमें, कहता है D एक पॉइंट है BC के ऊपर, D एक पॉइंट आ गया भाई BC के ऊपर, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ कि भाई AB और BC का रेशो क्या है, M/N है। ये AB हो गया, ये BC हो गया, रेशो हो गया M/N। और कहता है कि जो दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DBA के। अब एक छोटी सी चीज़ याद रखने वाली बात क्या थी, ये थी भाई, हम लोगों ने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते हैं अपन मीडियंस। हमने ये पढ़ा था कि मीडियन क्या करता है, इसके बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एरिया को भी बराबर डिवाइड करता है, यानी कि इसका रेशो क्या होगा, 1/1 होगा। तो हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के साथ क्या मिलेगा, 1/1। अब एक छोटी सी बात, कभी अगर ऐसा हुआ कि ये और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम नाम लिखेंगे कुछ ऐसे कि ABD ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनकी साइड्स का रेशो, रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशो क्या रहेगा, इक्वल, यानी कि AB और AD का रेशो, AB/AD का रेशो किसके इक्वल मिलेगा, BD/DC के इक्वल मिलेगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, AD/AC का। ये तो हो गया साइड्स का रेशो। अगर इन ट्राइंगल के एरिया का रेशो चाहिए, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बोले कि ABD का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के साथ रेशो चाहिए है, तो याद रखना है कि ये रेशो इनका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। तो साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो किसका रेशो मिलता है, एरिया का रेशो।
गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें बोलता है कि ए बी बी सी का रेशो क्या है, m रेशो n है, तो एरिया का रेशो इनका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी। ट्राई करना, इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने आप इनका रेशो क्या मिलने लगेगा, n एंड m मिलेगा, फिर क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काम का सवाल है भाई, ध्यान दे ज़रा, देखो एक बार। उसने हमें कहा कि 3 सर्कल हैं, सबका रेडियस कितना है, 5 है, सारे एक दूसरे को टच करते हैं और टच करने के जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं P, Q एंड R। तो ये सर्कल हुआ पहला, ये दूसरा सर्कल हो गया भाई, और ये तीसरा सर्कल हो गया। जहाँ ये टच करते हैं उनका नाम, इस पॉइंट का नाम है P भाई, ये P है। ये यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम Q हो गया। ये यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हो गया R भाई। हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पूछा है। PQR को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, इधर आ गया। हमसे इस वाले ट्राइंगल का एरिया वो पूछता है। देखो ज़रा, सबका रेडियस 5 था, तो ये सब 5 5 5 और ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। जो ट्राइंगल ये बना है इसका नाम ले लेते हैं, इसको x ले लिया भाई, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया। तो कोई पूछे कि ट्राइंगल XYZ कैसा है, तो हमने क्या कहा, XYZ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी दे रखी है, 10 हो गई है। अगर इसका एरिया फाइंड कर लें तो इसका एरिया क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ क्या होगा, ये होगा √3/4, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर भाई 100 हो गया, यहाँ से ये 25 हो गया, ये मिलेगा 25√3। तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 25√3। इसके बाद एक छोटी सी बात को याद रखेंगे, क्या भाई, कि ये अगर एक ट्राइंगल ABC था, इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया गया, क्योंकि ये 10 दे रखा है भाई, तो ये 5 था और ये भी 5 हो गया, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये पॉइंट भी मिड पॉइंट है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब एक चीज़ सीखी थी हमने कि मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोलेंगे कि ये और ये आपस में बराबर मिलेंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ये वाला हिस्सा इसके भी इक्वल एंड पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात समझो कि भाई जब भी मिड पॉइंट को मिला करके क्या बने, कोई ट्राइंगल बना रहे हैं और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया, तो जो भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख रहा हूँ भाई DEFB, ये क्या होता है, इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होता है। फिर एक और क्वाड्रिलेटरल बनेगा DFCE, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। फिर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ADFE, ये भी क्या होता है, पैरेललोग्राम। और जो बीच में मिलाई गई साइड से हैं, जो ये पॉइंट हमने मिलाए हैं, ये डायगोनल के जैसे काम करेंगे इनके लिए। और डायगोनल क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये जितने भी छोटे ट्राइंगल बनेंगे इन सब का एरिया आपस में बराबर होगा। तो अपन बोलेंगे कि भाई एरिया ऑफ एनी स्मॉलर ट्राइंगल, एनी स्मॉल ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया ये था हमारे पास, हमें इस छोटे ट्राइंगल का एरिया चाहिए था, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बड़े ट्राइंगल का चौथा हिस्सा। ये हुआ हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी क्या करते हैं भाई, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट मिला करके एक छोटा ट्राइंगल बनाते हैं, उसका एरिया पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है, 1/4। पूरे का एरिया तो 4 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है। ये चीज़ याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें ज़रा, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। चलो भाई देखो ज़रा क्या कहता है, एक कार A है, उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है कार B से, ठीक है भाई, और कार B जो किस स्पीड से चल रही है, 60 km/h से, किसी फिक्स डिस्टेंस के लिए। तो अपन क्या कहते हैं, वो फिक्स डिस्टेंस सपोज कर लो कितना है, D है भाई, कि D डिस्टेंस ये चल रही हैं दोनों कार।
तो उसने कहा कि कार ए को बी से 1 घंटा कम लगता है, डी डिस्टेंस चल रही थी। मैंने कहा कार ए की स्पीड क्या है, एक्स है, तो टाइम आ गया भाई डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर डी डिस्टेंस चलेगी दूसरी कार बी, उसको टाइम लगेगा डी बाई 60, उसकी स्पीड 60 थी। दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 1। कहता है कि अगर कार ए की स्पीड को डबल कर दें तो ये उस डिस्टेंस को 1 घंटे कम में कवर कर लेगी। तो हमने कहा स्पीड डबल होगी तो अब स्पीड क्या हो गई, टी डी बाई 2x। तो हमने क्या कहा कि बाई डी बाई 2x, इसको माइनस करेंगे किससे, डी बाई 60 से, तो फिर से क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। यही वो कहता है कि भाई अभी भी कार बी किससे चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर से, अब इससे 1 घंटा कम लगता है। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू क्या मिल रही है, 1। इक्वल रखेंगे तो डी बाई एक्स माइनस डी बाई 60 किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई 60 माइनस डी बाई 2x बाई डी ऊपर से कॉमन ले लिया और ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई 60 माइनस 1 अपॉन 2x। डी कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, इसको इधर ले आए, तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू होगा 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 60, ऐड करोगे 2 बाई 60 हो गया। यहाँ पे ऐड करोगे तो 2 बाई, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2x। तो 2x अगर हमारा एलसीएम है तो ये होगा 1 प्लस में 2 किसके इक्वल हो गया, 2 बाई 60 के भाई, 2 बाई 60 के ये इक्वल हो गया। तो हमें मिला 3 बाई 2x इक्वल टू 2 बाई 60। इससे ये 30 हो गया भाई, यहाँ से x चाहिए है तो x हो जाएगा 30 इंटू 3 बाई 2 और ये हो गया 90 बाई 2 और स्पीड आ गई भाई x की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा आंसर हुआ। अगर दोबारा देखना है तो देखो ज़रा, कहता है एक कार A थी और एक कार B थी, B की स्पीड 60 थी, कार A की स्पीड हमने ली है x। उसने कहा दोनों सेम डिस्टेंस चलते हैं तो दोनों के टाइम में 1 घंटे का अंतर है। फिर वो कहता है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दें 2x कर दें और B की स्पीड को वही रखें, फिर दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। दोनों की वैल्यू 1 थी, दोनों को इक्वेट कर दिया, डी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x के लिए कैलकुलेट कर दिया भाई। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं भाई, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें भाई। पाइप एंड सिस्टम का ये क्वेश्चन है, करो फटाक से सॉल्व, इजी क्वेश्चन है भाई। चलो भाई देखते हैं ज़रा क्वेश्चन, देखो फिर से इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है ए बी और सी 3 पाइप हैं, ए बी और सी 3 पाइप हो गए, तीनों की जो ड्रेनिंग कैपेसिटी है उसका रेशो, ये 1 घंटे में 1 खाली करता है, ये 2 और ये 3। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होती है, इन तीनों का एलसीएम होती है, तो 6 हो गया। ये 6 खाली करेगा भाई 1 घंटे में, कैपेसिटी दे रखी है भाई, सीधे आ गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई कैपेसिटी कि टैंक इतना है। हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि भाई ए और सी को तो ऑन रखना है पर बी को क्या कर देना है, ऑफ, यानी कि बी काम नहीं करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अब टैंक कितनी देर में खाली होगा। ए 1 खाली करता है और सी 3 खाली करता है, बी को बंद रखना है। कैपेसिटी क्या दे रखी है, 6। हमने कहा ये दोनों मिल कर के 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करते हैं और ये कैपेसिटी कितनी है, 6 है। हमसे पूछ रहा है कितने टाइम में खाली हो जाएगी, तो 6 को भाग कर दिया 4 से, ये तुम्हें मिलेगा 3/2 और इसको लिखोगे तो ये आएगा 1 × 1/2 आवर्स, यानी कि 1 घंटा पूरा लगेगा और आधा घंटा आगे लगेगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हुआ और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट हुआ। टोटल कितना टाइम लग गया भाई, 90 मिनट्स का टाइम लगा। तो आंसर मार्क होगा ऑप्शन डी, जो कि क्या है, 90 मिनट्स। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात, जो भी एफिशिएंसी दे रखी है या जो भी कैपेसिटी दे रखी है, इसका एलसीएम लेने से क्या आती है, टैंक की कैपेसिटी आती है। इसका एलसीएम लेंगे और क्या मिलेगा हमें, टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। यही यहाँ किया, इन सब का एलसीएम क्या था, 6 था। या तो एलसीएम ले लो या फिर क्या करो,
एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वो चीज़ क्या बनेगी, कैपेसिटी बनेगी। ये चीज़ याद रखेंगे भाई। देखें ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सी सेट लेवल का ये क्वेश्चन था। देखें ज़रा, एक मिनट का टाइम लो, इसको करो भाई सॉल्व फटाक से। चलो भाई, क्या कहता है अपने को, कहता है क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करते चलेंगे। कहता है 3 डिजिट के नंबर ले लो भाई। मैंने कहा एक x ले लिया और उसकी डिजिट कुछ ऐसे दिखेंगी a, b और c। ये 1th प्लेस की है, ये 10th प्लेस की है और ये 100th प्लेस की है। कहता है अब इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दिया भाई, रिवर्स करेंगे तो c, b और a मिलेगा। अब अपने को बोलता है कि इनसे जो कुछ भी नंबर बनेंगे उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 396 होना चाहिए। ये x कैसे दिखेगा, यहाँ समझो ज़रा। जैसे कोई भी नंबर एक बार समझने के लिए लेते हैं। मैंने कहा 123, ये 123 कैसे बना होगा, ये 100 प्लेस पे है यानी कि 1 के साथ 2 ज़ीरो लगेंगी। ये 10th प्लेस पे है, इसके साथ ये लग गया। ये 1st प्लेस पे है तो ये 3, इनका ही सम 123 है। ये तरीका होता है डिजिट फॉर्मेशन का। तो जो x डिजिट है अपनी वो कैसी दिखेगी, a 100 प्लेस पे है तो 100a, b 10 प्लेस पे है तो 10b और प्लस में क्या आ जाएगा भाई c। y इंटरचेंज करके बनाया है तो क्या लिखेंगे 100c, प्लस में क्या आ जाएगा 10b और प्लस में क्या आ गया a। उसने कहा इन दोनों का ही डिफरेंस कितना है, 396 है। तो इन दोनों को करो माइनस, तो इधर आएगा x माइनस वाई किसके बराबर, यहाँ देखो ज़रा। 100a से एक a कैंसिल हुआ तो कितनी बच गई, 99a। b तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच गया c, c से 100c माइनस करोगे तो 99c, इसकी वैल्यू है 396। तो हमने क्या कहा कि a माइनस c की वैल्यू क्या होगी, 396/99। तो क्या आ गया भाई, ये 4 आ गया। कि 2 डिजिट ऐसी हैं a और c जिनका डिफरेंस क्या है, 4 है। ऐसी डिजिट्स को लिखना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसी डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, तो 5 और 1 हो सकती है जिनका डिफरेंस क्या हो, 4 हो। इसके बाद 6 हो सकता है और 4 आना चाहिए, 6 और 2 हो सकते हैं, 7 और 3 हो सकते हैं, 8 और 4 हो सकते हैं, 9 और 5 हो सकते हैं। अब वो कहता है कि भाई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कौन कौन सी प्लेस आ गई भाई, 10th प्लेस आ गई, 100th प्लेस आ गई और 1s की प्लेस आ गई। हमें ये बीच वाले फिल करने हैं। इधर देखो ज़रा, हमारे पास टोटल 2 डिजिट इसके अंदर आ सकती हैं, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी आ सकती हैं। तो टोटल डिजिट कितनी थी, 10 थी। उसमें से 2 हर जगह फिक्स हो गई, तो उन 2 को हर बार छोड़ना पड़ेगा। तो इस बीच वाले को भरने के हमारे पास 8 रास्ते होंगे कि भाई इसको 8 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 8 तरीके से फिल करोगे, इसको भी 8 तरीके, इसके लिए भी 8 और इसके लिए भी 8। यानी कि 8 डिजिट यहाँ बनेंगी, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। 8 डिजिट बनेंगी कितनी बार, 5 बार। टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गई, 40 हो गई भाई। ये एक कॉन्सेप्ट होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वहाँ से ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि पहले क्या कर लिया, वो पेयर फाइंड कर लिया। पेयर का डिफरेंस क्या था, 4 था। ऐसे नंबर लिख लिया भाई दोनों तरफ। और फिर इसके लिए देख लिया कि कितने डिजिट्स हमारे पास बाकी रह गए। जैसे 5 और 1 तो यहाँ आ गए, तो 10 में से 5 और 1 तो ये चले गए। कितने बच गए यहाँ भरने के लिए, 8 भर गए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट है। एक बार पॉज करके दोबारा खुद से सॉल्व करके ज़रूर देखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोलता है, हमें कहता है कि एक तो ले लो भाई सर्कल और एक क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। दोनों का पेरीमीटर कर दो सेम। सर्कल के लिए रेडियस r ले लिया तो इसका पेरीमीटर क्या मिलता है भाई, 2πr मिलता है। स्क्वायर के लिए साइड a ले ली, इसका पेरीमीटर क्या मिलेगा भाई, 4a। हमने ये कहा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो r क्या आ जाएगा, 4a अपॉन में 2π ये आ गया। ये चीज़ मिलेगी 2a/π। ये चीज़ मिल गई अपने को क्या, 2a/π। तो रेडियस की वैल्यू क्या है, 2a/π है। अब इनके एरिया की बात करता है। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, πr²। तो पाई इंटू में r का स्क्वायर करोगे मिलेगा 4a² अपॉन π²। इससे ये चीज़ कैंसिल होगी और ये आएगा 4a²/π।
अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की साइड पहले से थी अपने पास ए स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। यहाँ अगर देखें तो पाई की वैल्यू है 3.15 और ऊपर है 4 और इनटू है ए स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल करोगे ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग देगी, यानी कि ये एरिया 1 पॉइंट जो कुछ भी आया उतना ए स्क्वायर है, एक से ज़्यादा है, ए स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि इसका एरिया सर्कल के एरिया से क्या है, सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है। किस मल्टीपल में, तो 1 पॉइंट समथिंग के मल्टीपल में। अब आते हैं एलसीएम क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। कहता है इक्वल एरिया, नहीं भाई एरिया इक्वल नहीं आया है, क्योंकि सर्कल का एरिया ये था, स्क्वायर का एरिया ये रहा। एरिया ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साफ दिखाई दे रहा है। किस मल्टीपल में, 1 पॉइंट समथिंग के मल्टीपल में। यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, और इसमें क्या दे रखा था, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं है भाई, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी गलत हुआ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एरिया को इक्वेट करने का ये सवाल था। पेरीमीटर और एरिया के बीच में रिलेशन हमसे पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं किसी एफकेट के एग्ज़ाम में, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देख सकता है। चलो भाई क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन है परसेंटेज नाम के एक चैप्टर से। करें भाई ज़रा क्वेश्चन को समझे ज़रा। चलो भाई देखो ज़रा क्या करना है। हमें बोलता है कि एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन है। नेहा पहले 40% के 40% करेक्ट करती है 90 क्वेश्चन से, तो ये 150 टोटल क्वेश्चन हो गए। एक हिस्सा 90 को बताएगा भाई, बचे हुए कितने हो गए, 60। कहता है इसका 40% करेक्ट करती है, यानी कि इसका 40% निकालोगे क्या आ जाएगा, 36। कि 90 में से 36 क्या हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं। अब कहता है कि बचे हुए क्वेश्चन से कितना परसेंट वो करेक्ट करे कि पूरे टेस्ट में उसका स्कोर क्या हो जाए, 60%। पूरे में करेक्ट कितने चाहिए हैं, 60%, तो 150 का 60%। 60 का मतलब क्या था, 3/5 था। इससे इसको काटा, ये 30 हो गया, ये हो गए 90। कि टोटल तो 90 करेक्ट करने थे, 90 में से 36 इधर करेक्ट हो गए, तो बचे कितने भाई, बच गए कितने, माइनस करोगे 54, यानी कि इन 60 से कितने करेक्ट करने हैं, 54। हमसे क्या पूछी है, हमसे पूछी है परसेंटेज, कि उसका कितना परसेंट वो क्या करे, करेक्ट करे। तो हमने कहा 60 में से 54 क्या कर रही है, करेक्ट। तो परसेंटेज 54 करेक्ट किए 60 में से, गुणा क्या कर दिया भाई, 100, 2 0 से 0, इससे ये 9 हो गया, तो कितना आ गया, 90%। कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, 90%। ये लास्ट ऑप्शन था हमारा, 90%। कभी भी भाई हिट एंड ट्रायल को यूज़ ना करें ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा सा लंबा पड़ता है क्वेश्चन, पर कभी कभी क्या करना है, हिट एंड ट्रायल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर वैल्यू क्या है, छोटी है तो। आगे बढ़ेंगे भाई, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको करो ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछ रहा है। चलो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखें ज़रा भाई। कहता है कि भाई डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और उनका स्क्वायर। हमें बोलता है कि भाई पहले 10 नेचुरल नंबर लेने हैं, फिर उनका क्यूब और उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है भाई, स्क्वायर एंड क्यूब्स का। क्वेश्चन इजी है, बशर्ते हमें क्या पता हो, इसका फॉर्मूला पता हो। करें भाई ट्राई। देखो भाई क्यूब का डिफरेंस क्या आता है, क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है n² अपॉन n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। वहीं स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है अपने पास n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। क्या करेंगे, सिंपली n की वैल्यू को रख देंगे। n की वैल्यू क्या है भाई, 10 है इधर। चलो भाई 10 रखते हैं, रख दिया होगा तुमने अभी। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा,
इनटू में ये होगा 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में क्या आ गया 4 माइनस में यहाँ 10 रखोगे तो ये 10 इंटू 11 इंटू में क्या देगा 21 अपॉन क्या आ गया भाई 6 आ गया। इसको इससे सॉल्व करोगे तो ये 25 देगा भाई, और इसको इससे सॉल्व कर रहे होगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरफ मिलेगा 25 गुना 121 और इस तरफ मिलेगा हमें 35 गुना 11। इन दोनों का अपने को डिफरेंस चाहिए है, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई देगी 3085 और इससे भाग कर देना है 35 गुना 11 को। 35 गुना 11 करोगे भाई 3085 नहीं 3025 होगा और ये लगभग मिलेगा अपने को 385, घटाओगे ये देगा 2640। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यही आएगा आंसर, ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। बात आ गई होगी भाई समझ में। याद रखने वाली चीज़ें क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स। यह था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर ये ऐसे चलते चलते कहाँ पहुँचे n क्यूब के ऊपर, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। अगर क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसके लिए n स्क्वायर तक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी के लिए याद रख लो भाई, आया कैसे उतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है कि वहाँ तक पहुँचे। अगर ये चीज़ याद रख लेंगे तो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई समझो ज़रा, ये रहा, करो भाई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या बताना है, इफेक्टिव डिस्काउंट। देखो भाई क्या कहता है कि पहले 10% का डिस्काउंट देता है किसके ऊपर, MRP के ऊपर। फिर ई वॉलेट को यूज़ कर रहा था, 10% का क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया। ये भी क्या बन जाएगा, ये भी डिस्काउंट ही बनेगा। तो हमारे पास 2 डिस्काउंट हो गए, एक डिस्काउंट D1 हो गया 10%, दूसरा डिस्काउंट D2 हुआ 10%। हमें क्या लगाना है, बस एक नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है। अब जब नेट डिस्काउंट के फॉर्मूले की बात आती है तो याद रखेंगे D1 प्लस D2 माइनस में D1 इंटू D2 अपॉन में क्या होता है 100 होता है। तो ये मिलेगा 10 प्लस में 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में है 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आया 20 माइनस 1 यानी कि 19%। अब एक छोटी सी चीज़ याद रखो, अभी तो 2 का सवाल था, सपोज़ करो 3 का सवाल होता, कहता 10% है, फिर 20% है और फिर 30% है। करना क्या है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या फाइंड करने के लिए, नेट डिस्काउंट। फिर उसको सॉल्व करना है इसके साथ, फिर से क्या निकल जाएगा, नेट डिस्काउंट। अपनी सहूलियत के लिए कोई ऐसा ना करे कि इस 10 को यहाँ रख ले, जैसी सीक्वेंस में डिस्काउंट मिले हैं उसी सीक्वेंस में उनको अप्लाई करते हैं। देखो ज़रा इसका आंसर क्या आता, 10, 20 और 30 है। पहले 10 और 20 को सॉल्व करते तो ये 30 घटा 2 ये देता 28%। फिर इस 28 को किसके साथ सॉल्व करते, इस 30 के साथ सॉल्व करते ये देता माइनस में 28 इंटू 30 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 100। इससे ये कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 28 प्लस 30 कितना मिलेगा भाई अपने को, ये मिलेगा 58 माइनस में 2.8 इंटू 3 कर देना, ये आ जाता 58 माइनस में 8.4। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखो कि भाई आगे पीछे नहीं करेंगे। तो 10 था, 20 था और 30 था, तो पूरा 60% नहीं होता है, ये चीज़ याद रखो बस भाई, कि सीधा सीधा कोई ये मार्क ना कर दे कि 60% का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कैसे चलता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता है, इसको याद रखना है भाई। इसको भी नोट कर लेना अपना, ये फॉर्मूला भी ज़रूरी है। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं सारे तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखें ज़रा अगला सवाल, ये रहा, सवाल है किससे, वॉल्यूम से। करो ज़रा सॉल्व।
चलो भाई देखो ज़रा क्या कहा उसने। उसने कहा कि एक सॉलिड स्फेयर है अपने पास। हमने कहा ठीक है भाई, ये सॉलिड स्फेयर था जो किसका बना है, आयरन का। इससे दो बॉल बना ली मेल्ट करके, तो इससे दो बॉल बन गई मेल्ट करके, एक ये हो गई एक ये हो गई। कहता है कि इनके डायमीटर का रेशो 1:2 है। हमसे पूछता है कि भाई रेशो ऑफ द स्मॉलर न्यू बॉल, इस बॉल का रेशो इस बॉल के वॉल्यूम के साथ बताना है। देखो भाई, डायमीटर्स का रेशो D1:D2 क्या दे रखा है, 1:2। जो डायमीटर का रेशो होता है वही रेशो किसका होगा, रेडियस का। ये हो गया 1 और 2। जब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr³। ये चीज़ तो रेशो की वजह से कैंसिल हो जाएगी और रिलेशन क्या मिलेगा, r³ कर देंगे वॉल्यूम का रेशो। तो ये अगर रेडियस है तो वॉल्यूम का रेशो V1:V2 निकाला भाई हमने। इसका क्यूब करोगे इसका क्यूब करोगे क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। और इन दोनों का ही वॉल्यूम का सम क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम मिलेगा। तो बड़ी बॉल का वॉल्यूम कितना हो गया, 9 हो गया। जो छोटी बॉल है उसका वॉल्यूम कितना है भाई, 1 है। रेशो पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का 1 था बड़ी के साथ, तो क्या हो गया 1:9। ये अपना आंसर हो गया भाई। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रेशो डायमीटर का होता है वही सेम रेशो रेडियस का होता है। और अगर रेडियस का रेशो दे रखा है, चाहिए क्या है, V1:V2, तो क्या होगा R1³ रेशो R2 का क्यूब। ये छोटी सी बात है भाई, इसको याद रख लेंगे फिर। और जब भी किसी एक चीज़ से मेल्ट होके बाकी कुछ भी बनता रहे, क्या चीज़ सेम रहती है, तो हम कहेंगे कि टोटल वॉल्यूम हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बस भाई, तो ये चीज़ दे रखी थी, ये हमने निकाल लिया। 1 और 2 दे रखा था, क्यूब कर दिया तो ये 1 आ गया, ये 8 आ गया। बड़ा इन दोनों का सम होगा तो 9 हो गया। छोटी वाली की 1 थी तो रेशो क्या मिल गया था, 1:9 मिल गया था। इजी क्वेश्चन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे भाई। CI/SI का सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल, CI एंड SI टॉपिक से करें ज़रा। देखो भाई क्या कहता है कि एक बैंक है, वो बैंक 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। कहता है कि फिक्स डिपॉजिट है 2 साल का। हमें कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट की वो रेट बताओ जिसमें सेम अमाउंट हमें मिल जाए। यहाँ देखो भाई, सेम अमाउंट अगर करना है तो प्रिंसिपल तो सेम है ही, CI/SI को बराबर कर देंगे उठा करके। हमें बोलता है कि 10% कंपाउंडेड एनुअली है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब है कि 100 के ऊपर 10 रुपये एज इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने कहा प्रिंसिपल को क्या ले लिया, 100 ले लिया। पहले साल की बात कर रहे हैं, इसका 10% मिलेगा, 10 इंटरेस्ट हो गया। अगले साल इस पे और इस पे दोनों पे ही क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इस पे फिर से 10% 10 मिलेगा, इसके ऊपर 1 मिलेगा। तो हमने कहा CI कितना हो गया भाई, 21 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, 121 हो गया। प्रिंसिपल कितना था भाई, 100 था। अगर सिंपल इंटरेस्ट से चलें तो इन दोनों से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे क्या आएगा, 21। 21 इसके ऊपर कितना हो गया, 21% हो गया भाई। 21% इंटरेस्ट मिला कितने साल में भाई, 2 साल में। रेट किस में होती है, पर एनम में होती है। तो रेट के लिए 2 से कर दिया भाग, रेट क्या आ गई, 10.5% पर ईयर। तभी क्या हो पाएगा, दोनों से मिला हुआ अमाउंट क्या होगा भाई, बराबर होगा। कैसे भाई, 21% है, 2 साल में 21% मिल रहा है, तो 100 के ऊपर 21 मिलेगा। तो अमाउंट इस केस में भी 121, यहाँ पे भी कितना था, 121। बस यही चीज़ याद रखनी है भाई छोटी सी, कि जब भी क्या बोले CI/SI को क्या कर दो, बराबर कर दो। अमाउंट बराबर करना है तो जितना इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में मिला है वही इंटरेस्ट किस में मिलेगा, SI में मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गई होगी भाई सबको। ये कैसे हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया है, कि हर बार इसका 10% मिलेगा, यानी कि 1/10वां हिस्सा मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। करो भाई, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन फिर से स्पीड टाइम डिस्टेंस से है। बढ़िया सवाल भाई। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड, वो तुमने बताना है। करें सॉल्व। चलो भाई देखो ज़रा। उसने कहा कि भाई एक रनर है, उसकी एवरेज स्पीड हर घंटे 25% कम हो जाती है। कहता है अगर वो पहले घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ रहा है तो ये बताना है 3 घंटे दौड़ने के बाद उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी।
अब एवरेज स्पीड का एक छोटा सा फॉर्मूला है भाई। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को बोलते थे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो है अपने पास, कितना है भाई? 3 घंटे का है, तो 3 आ गया। पहले घंटे वो कितना भागा था? 16 किलोमीटर वो पहले घंटे भागा था। अगले घंटे 25% उसकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी, तो डिस्टेंस कवर्ड भी कितना कम हो जाएगा? 25%। 16 का 25% कितना होगा भाई? 4। 4 कम भागेगा तो अगले घंटे में 12 भागेगा। फिर इसका 25% निकालोगे तो इसका 25% हो जाएगा 3, तो अगले घंटे में कितना भागेगा भाई? 9 भागेगा। तो ये हमारे पास हर घंटे का डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस 16 + 12 प्लस में 9, ये हो जाएगा भाई 28। 28 और 9 बटे 3, 37/3। सॉल्व करेंगे भाई 12.33 आ गया। तो ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड 12.33 किलोमीटर पर आवर। भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के क्वेश्चन इजी हैं। 1-2 क्वेश्चन आ जाता है मुश्किल, तो उसको हमें देखना है कैसे टैकल करना है। अगर हमें एक बारी में अटैम्प्ट करने से आंसर मिल जाए तो फिर वही करना है। अगर एक बारी में अटैम्प्ट होने पे आंसर ना आए तो दोबारा अटैम्प्ट करेंगे लास्ट में जब टाइम बचेगा। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कि भाई क्या अटैम्प्ट करना है और क्या छोड़ना है। देखो 125 क्वेश्चन है, 125 के 125 तो नहीं करने हैं। देखिए भाई किसी का मैथ कमज़ोर है, जो आसान क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो एवरेज का सवाल है, कहता है फादर और एल्डर सन की एवरेज कितनी है भाई? 35 है। तो ये चीज़ देखो, एवरेज के लिए फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या दे देता है? एवरेज। अगर सम चाहिए, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करो डिवाइड। तो हमने कहा फादर प्लस एल्डर सन की एवरेज कितनी थी? 35। दोगुना कर दो, कितना हो गया? 70 हो गया। ये सम आ गया एज का इनकी। फिर कहता है फादर और यंगर सन, फादर प्लस यंगर सन 32 था, दोबारा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करोगे, क्या मिलेगा? 64। फिर अपने को कहता है कि भाई दोनों सन, एल्डर और यंगर ब्रदर, दोनों का ही एज का सम क्या हो जाएगा? इसका ट्वाइस हो जाएगा, कितना हो गया? 34। हमसे पूछा है तीनों की एवरेज, फादर प्लस यंगर सन प्लस एल्डर सन, इसकी एवरेज चाहिए भाई। यहाँ देखो इन सब को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ फादर प्लस एल्डर सन प्लस यंगर सन की एज का सम मिलेगा। ये हो जाएगा भाई 8, ये हो गया 10, 168। आधा करोगे कितना मिलेगा? 84। तो इनका सम आ गया 84। इसकी एवरेज चाहिए है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? 84 सम था, गिनती में ये सारे 3 थे, 3 से क्या कर दिया भाई? डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करोगे 2 और 8, 28 साल क्या हो गई? इसकी एवरेज एज हो गई। ये आंसर हो गया भाई, सिंपल था। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको तो अटेम्प्ट करना ही करना है। चलो भाई करो ज़रा। कहता है कि बड़ा ही सिंपल भाई, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो ज़रा, कहता है एक नंबर जो है वो 124 ज़्यादा है उसके 1/3 थे। हम नंबर को ले लेते हैं कितना? 3 रेशो। इसका 1/3 क्या हो गया? 1 रेशो। कितने का डिफरेंस आ गया दोनों में? 2 रेशो का। इसी की वैल्यू 124 दे रखी है, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 61 हो गई। हमसे क्या पूछता है? नंबर बताओ भाई। एक रेशो की वैल्यू हो गई 62। नंबर कितना था भाई? 3 रेशो लेके चले थे, इसको गुणा 3 कर दिया भाई, ये 6 हो गया, 186, ये अपना नंबर हो गया। ये रहा, बस कुछ नहीं है सवालों में। देखना आगे। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कॉम्बिनेशंस परमुटेशन से ये क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन से। कहता है एक ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, जिसके अंदर एक कपल है। कहता है उनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं 5 चेयर के ऊपर, कि कंडीशन ये है कपल एक दूसरे के साथ ही बैठेंगे। ये 5 चेयर हो गई भाई, यहाँ जाओ 5 चेयर, 5 में से कपल साथ बैठेगा तो ये दोनों फिक्स हो गई कि यहाँ कपल बैठ रहा है। देखो जब भी दो चीज़ों को साथ बिठाओ तो एक को माइनस कर दो, टोटल जगह कितनी थी? 5 थी, एक को कम किया 4 हो गई। 4 जगह बिठाने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 जगह बैठ जाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर 2 लोग थे, उन दोनों को भी अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या कर दिया? 2 फैक्टोरियल। ये तरीका होता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हुई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हुई, क्वेश्चन का आंसर हुआ 48। ये तरीका हो गया भाई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि भाई अगर 3 लोग साथ बैठते तो क्या होता? तो हम कहते हैं कि 3 से 1 घटा देते 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सपोज करो कि 5 लोग हैं, कोई कंडीशन नहीं होती यहाँ पे, 5 लोग थे, 5 जगह खाली थी, 5 को 5 जगह बिठाने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल भाई। अगर 3 साथ बैठते तो 1 कम कर देते टोटल से। चलो ज़रा
क्वेश्चन भाई फिर से स्पीड टाइम डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं करना, ये चैप्टर तो करके ही जाओ, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर। कहता है कि भाई दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम ए है, एक दोस्त का नाम बी है, दोनों कितनी दूर हैं भाई? 10 किलोमीटर दूर हैं। कहता है एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, ये भागना शुरू करता है किसके साथ? 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, और ये भागना शुरू करता है किसके साथ भाई? 14 किलोमीटर पर आवर के साथ। कहता है कि कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। देखो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो डिस्टेंस ये कवर होगा, तो डिस्टेंस तो फिक्स है भाई, कितना चलना है? 10 किलोमीटर। बात आती है किस स्पीड के साथ? हम कहेंगे चीज़ें एक दूसरे को अप्रोच करती हैं तो रिलेटिव स्पीड से वो चलेंगी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अगर ये S1 से अप्रोच करता है, ये S2 से, तो रिलेटिव स्पीड होती है S1 + S2। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते ऐसे कि इसकी स्पीड S1 है, इसकी S2 है, ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड होती है, बड़े से क्या कर दो? छोटे को माइनस कर दो। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 10 + में 14 कितनी हो गई? 24। इस स्पीड के साथ ये डिस्टेंस कवर करना है, टाइम लगेगा 10/24। सॉल्व करोगे 5/12 हो गया। कितने आवर्स? मिनट बनाने के लिए गुणा कर दिया 60 से, इससे ये चला गया 5 पे, 5 × 5 कितना हो गया? 25 मिनट। बात हो गई ख़त्म कि भाई कितनी देर के बाद मिलेंगे? 25 मिनट के बाद ये मिलेंगे। जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है भाई, इस चैप्टर के 3 हिस्से होते हैं। देखो ज़रा क्या क्या पढ़ना है तुमने। देखो हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए उनके अंदर ट्रेन्स का क्वेश्चन नहीं मिला, तो ऐसा मान के चलो कि ट्रेन से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कम पूछे गए हैं। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन मिले, ये भी करना है। और फिर एक इसका पार्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से अभी तक अपने को क्वेश्चन नहीं मिला है, तो अभी तक के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अपने को समझ आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ गए होंगे सारे। इस क्वेश्चन को भाई नोट कर लेना, थोड़ा सा ज़रूरी है रिलेटिव स्पीड की वजह से, कि कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, दोनों सेम में हैं तो बड़ी से छोटी को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई बढ़िया क्वेश्चन है, करें ज़रा, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। चलो भाई समझो ज़रा। कहता है कि 3 सिक्के उछालें और कहता है कि 2 हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज़ की चाहिए, सपोज़ करो एक इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए है, तो हम कहेंगे कि भाई इवेंट ए वाले कितने केस हैं, उसको टोटल जो सैम्पल स्पेस में आया है उससे डिवाइड कर दो भाई। अब ये जो नीचे लिखा है ये सैम्पल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। क्या होता है? टोटल आउटकम। अगर कॉइन का केस है, जितनी सिक्के उछालते हैं 2 की उतनी पावर, अगर कोई कहे n सिक्के उछाल रहे हैं तो 2 की पावर n ये आउटकम देगा। यहाँ पे डाइस भी हो सकता था, अगर डाइस का केस है तो जितने डाइस फेंके जा रहे हैं, थ्रो किए जा रहे हैं, उसकी पावर n कर दो, ये बताता है किसको? टोटल आउटकम को। तो यहाँ देखते हैं, कहता है 3 सिक्के उछाले हैं, टोटल आउटकम क्या होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8। अब कहता है कि भाई ऊपर क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए है। कहता है 2 हेड साथ आने चाहिए। अब 2 हेड के लिए क्या हो सकता है कि भाई हेड हेड और टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड और हेड आ जाए। इसके अलावा 2 का कोई और केस नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इन 8 बारी में से 3 बारी ही ऐसा होगा जब 2 हेड दिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि ऊपर आएगा 3, और प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 3/8। इसका आंसर हो गया ये रहा। अब सपोज़ करो कि हमसे ये पूछ लेता कि नोट लगा देता कि एग्जैक्टली 2 हेड ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो याद रखना है, जिसकी निकाली प्लस में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/8। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 से क्या कर देंगे? उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगी? 5/8 आ जाएगी। ये है ना होने की, कि भाई 2 हेड एग्जैक्टली 2 हेड नहीं होते तो ये हो जाता। एग्जैक्टली 2 हेड हैं, उसके लिए ये रहा। करो भाई करो, फटाफट से तेज हाथ चलाएं भाई।
समझ गए होंगे भाई सारे के सारे कि अगर यही डाइस वाले में देखो, अगर एक डाइस होता तो 6 आउटकम आते, क्या क्या दिखता, एक आ सकता था, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। अगर 2 होते तो कितने आएंगे, टोटल 36 आएंगे। कैसे कि पहले पे एक दिखे, दूसरे पे भी एक दिखे, पहले पे एक दिखे, दूसरे पे 2 दिखे, पहले पे एक दिखे, दूसरे पे 3 दिखे, ऐसे 1 से 6 तक। फिर आएगी 2 की लाइन, 2 1 2 2 और ऐसे करते करते 2 और 6 आ गए। ऐसे बढ़ाओगे आखिरी में 6 वाली लाइन, और कहाँ ख़त्म होगा, जब दोनों के ऊपर क्या आ गया, 6 आ गया। ये तरीके होते हैं सैम्पल स्पेस तैयार करने के। सैम्पल स्पेस छोड़ो, इसको बोलोगे आज से तुम लोग क्या कि ये हैं टोटल आउटकम्स, कि टोटल आउटकम्स ऐसे निकाले जा सकते हैं। चलो भाई देखना एक बार अगला सवाल देखो भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इजी क्वेश्चन है, करें जरा सॉल्व। चलो भाई देखो ज़रा क्या चीज़ कहना चाह रहा है सवाल। सवाल कहता है कि एक पेपर है, उसमें 25 सवाल हैं भाई। अगर 25 सवाल हैं तो हर करेक्ट पे तो क्या मिलता है, प्लस का 4 मिलता है, प्लस 4 मार्क्स। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो 4 तो ये जाएंगे, और एक की नेगेटिव मार्किंग है तो कितने जाएंगे भाई, 5 जाएंगे एक सवाल के ऊपर। अगर हम अटेम्प्ट ना करें, अनअटेम्प्टेड अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसमें कितने ही जाएंगे, 4 ही जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उधर नहीं होगी। कहता है एक स्टूडेंट है और उसके कितने मार्क्स आते हैं, 74 आते हैं, तो हमें बताना है कि उसने कितने अनअटेम्प्ट छोड़े होंगे। इधर आ जाओ भाई, समझो ज़रा। 74 मार्क्स वो लेके आया है भाई, तो ये 74 मार्क्स कब आए होंगे, जब उसने कुछ छोड़े होंगे और कुछ क्या कर दिए होंगे, गलत किए होंगे। मैं कहता हूँ कि अगर वो सारे के सारे सही करता तो हर 25 सवाल के लिए 4 नंबर मिलते और टोटल 100 मिलते। इसको हटा देते हैं, यानी कि ये 26 नंबर जो कटे हैं इसके अंदर कुछ उसने छोड़े होंगे, कुछ उसने क्या किए होंगे, गलत किए होंगे। तो जो अनअटेम्प्टेड हैं ये हमने बताने थे भाई। अनअटेम्प्टेड पहले ऑप्शन से लेके चलते हैं कि अगर वो 4 छोड़ देता तो 16 ही नंबर कटते, तो 16 हटा दिए हमने, कितने बच गए, 10। तो रॉन्ग कितने करता वो, इस हिसाब से 2 करता। क्या ये 5 का मल्टीपल आ रहा है, हमने कहा हाँ भाई 5 का ही मल्टीपल है, तो यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया भाई, और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। सेटिस्फाई करवा दिया भाई, ऑप्शन को उठाया और क्वेश्चन के साथ किया सेटिस्फाई। अगर ऐसे नहीं करना था तो क्या करते, चलो ऑप्शन से शुरुआत करते। तो हमने कहा टोटल 25 थे, 25 में से उसने 4 क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो उसने अटेम्प्ट कितने किए थे, 21 किए थे, और हमारे हिसाब से चले थे तो 2 उसके गलत हुए थे, 2 ये गलत हो गए। 25 के 100 नंबर मिल गए, 4 उसने छोड़ दिए तो 16 यहाँ घट गए। 16 घटने पे कितने मिलते हैं भाई, 84 नंबर मिलते हैं। 2 गलत करेगा तो 10 ये कटेंगे, कितने आगे, 74। हमारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करता है ऑप्शन ए। इसी को क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये कॉइन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। देखो क्या कहता है कि हमारे पास 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। मैंने कहा 2 रुपये के एक्स सिक्के हैं भाई, और 5 रुपये के वाई सिक्के हैं। तो हमें कहता है टोटल 100 है, तो अपन ने बोल दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 100। कहता है टोटल रुपीज़ में कितने हैं, 320 हैं, तो इनको रुपीज़ में बदलो। हर एक सिक्का 2 रुपये का है तो x सिक्के 2x रुपीज़ हो गए। हर एक सिक्का 5 रुपये का था तो y कितने हो गए, 5y। ये वैल्यू आ गई भाई। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 से गुणा कर लो इसको, तो 2x प्लस में 2y की वैल्यू क्या होगी, 200। यहाँ लिख दिया भाई 2x प्लस में क्या आ गया, 2y, इसकी वैल्यू हो गई 200। माइनस करोगे ये कैंसिल हुआ, ये आया 3y, 3y की वैल्यू है 120, y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 40 आ गई। तो y कितने हैं, 40। कौन से पूछे हैं, x पूछे हैं, तो x कितने हो गए, 60 हो गए भाई। तो 2-2 वाले 60 सिक्के और 5-5 वाले 40 सिक्के। ये तरीका है भाई। x और y ले लो या रेशो ले लो, 2:5 में क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से वही स्फेयर है और वॉल्यूम का सवाल है। वॉल्यूम फिर से रिपीट हो रहा है भाई, वॉल्यूम को प्रिपेयर करके जाएं, 3D के फॉर्मूले ज़रूर पढ़ के जाएं एक बार। कहता है 8 मेटेलिक बॉल्स हैं, 1 सेंटीमीटर उनका रेडियस है, उनको मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई तो उसका डायमीटर बताना है भाई। समझो ज़रा, 4/3 तुमने कहा पाई आर क्यूब, आर को 1 रख दो तो 1 रखा, तो एक बॉल का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई, ये आ गया। 8 बॉल का क्या हो जाएगा, इनटू में 8 कर दिया भाई, ये हो गया 32/3 पाई, ये 8 का है। इसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि 8 का मिलाकर के वॉल्यूम बड़ी बॉल के बराबर है, तो इसको लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। भाई पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से 3 कट गया, इससे ये 8 आ गया। आर क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। तो बड़ी बॉल का रेडियस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। पूछा क्या है हमसे, डायमीटर पूछा है भाई, तो इसका क्या कर दोगे, ट्वाइस। डायमीटर कितना हो गया, 4 हो गया, आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। यही अप्रोच रखनी है भाई, इसी स्पीड से। अगर हम कॉन्सेप्ट पे चले गए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10 मिनट एक सवाल में रखा गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया है सवाल को छोड़ दो। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग ये बात समझ पा रहे होगे कि स्पीड मैटर्स। ठीक है, कहने की बात है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है, नहीं चलेगा भाई, क्योंकि बहुत टाइम चाहिए अपने को एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखना कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान सा है। एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था तुम लोगों को क्लास में कि भाई अगर इनकम का रेशो क्या दे रखा है, 7:10 दे रखा है, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 2:3। कहता है ये भी 1000 रुपये बचा रहा है, ये भी 1000 रुपये बचा रहा है। ये ए है, ये बी है, बी की इनकम पूछता है, तो बी की इनकम कैसे निकालते हैं, कितनी थी, 10 रेशो तो 10 मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इनटू में जो सेविंग है बराबर की सेविंग्स, तो कितनी हो गई भाई, 10,000। आंसर हो गया 10,000। ये तरीका है। सिर्फ कहाँ लगाना है, जब सेविंग से क्या हो, इक्वल हो। ये चीज़ सिर्फ कब काम करेगी, व्हेन सेविंग्स आर इक्वल, तब ये चीज़ काम करेगी, वरना ये चीज़ काम नहीं करेगी। फिर वही नॉर्मली चले जाएंगे कि भाई इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, एक्सपेंडिचर निकलेगा, रेशो को रेशो के बराबर रखोगे। चलो वो भी सिखाई देते हैं तुम्हें। ये तरीका हर जगह काम करेगा जो अभी देख रहे हैं। ए और बी है, इनकी इनकम का रेशो दे रखा है 7:10, एक्सपेंडिचर का रेशो है 2:3, और ये भी 1000 रुपये बचाता है और ये भी 1000 रुपये बचाता है। हमने कहा ए की इनकम थी 7 रेशोज़, माइनस में उसकी सेविंग्स, दूसरे वाले की थी 10 रेशोज़, माइनस में उसकी सेविंग्स। भाई इनकम से सेविंग घटाई है तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, ये चीज़ एक्सपेंडिचर का रेशो है, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्सपेंडिचर के रेशो के इक्वल। ये हो जाएगा 21 रेशोज़ माइनस का 3000 इक्वल टू होगा 20 रेशोज़ माइनस का 2000। इसको यहाँ, इसको उधर। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। बी की इनकम कितनी थी, 10 रेशोज़, 10 रेशो की वैल्यू क्या हुई, 10 × 1000, और आंसर हो गया भाई 10,000। ये हर जगह काम करता है, सेविंग चाहे इक्वल हो या सेविंग्स अनइक्वल हो। ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कब लगेगा, जब सेविंग्स इक्वल हो। जिसकी भी पूछे उसकी रेशो उठा ली भाई, ये 10 आ गई, फिर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस उठा लिया, ये 1 आ गया, फिर सेविंग्स उठा ली बराबर वाली, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी क्या आ गई, बी की इनकम आ गई। चलो भाई देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन बड़ा ही इजी होता है टाइम एंड वर्क से, जब आया है। ए अलोन का पूछा है भाई और पेयर का गिवन है। डेज करे अटेम्प्ट, फिर मैं कराता हूँ। चलो भाई देखो ज़रा क्या कहता है। ए और बी जब 7 काम करते हैं तो काम 20 दिन में ख़त्म होता है। बी और सी 7 काम करते हैं 30 में ख़त्म होता है। सी और ए 7 काम करते हैं 24 में काम ख़त्म होता है। ये डेज हैं भाई। इनसे डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढ लो या इनका एलसीएम ले लो, वो क्या बताएगा, वर्क। तो ये आ जाएगा 120। भाई 20 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 6 काम करेगा।
20 दिन 30 दिन में 120, एक दिन में 4 काम होंगे, 24 में 120 तो 5 काम होंगे। ये क्या आता है, ये इनकी एफिशिएंसी बोल दो या इसको इनका वन डे वर्क बोल दो, बात एक ही होती है। ये वन डे वर्क है किसका भाई, ए प्लस बी का, ये है भाई बी प्लस सी का, और ये है सी प्लस ए का। सबको ऐड करो ज़रा, तो कितना हो जाएगा 15। 15 वन डे वर्क है भाई। 15 वन डे वर्क है किसका, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क होगा 15/2। हमें किसका बताना है, ए का। तो बी प्लस सी को माइनस कर दें तो ए का वन डे वर्क आएगा। बी प्लस सी का एक दिन का काम था 4, तो ए दिखेगा 15/2 माइनस का 4, 7/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना। ए एक दिन में 7/2 वर्क करना है, करवाने कितने हैं उससे 120। 120 काम करने में टाइम लगेगा, डिवाइड किया भाई, क्या आया 240/7। सॉल्व करोगे भाई क्या मिल जाएगा, 334, 2/7। चलो भाई करना, नहीं आ रहा, 21, 30, 4, 28, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखें ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको दोबारा देख लो, किसी को नोट करना है नोट कर ले। ये तुम्हारा आंसर होगा इतने डेज। भाई देखो, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का सवाल आए, पहला काम होता है कि टोटल वर्क को फाइंड करना, क्योंकि टोटल वर्क ही यहाँ पे क्या हो सकता है, कांस्टेंट। जैसे ही टोटल वर्क आ जाएगा फिर तुम लोग क्या फाइंड करोगे दूसरे स्टेप में, वन डे वर्क, एक दिन का काम। जैसे ही वन डे वर्क निकल गया फिर जो क्वेश्चन ने बोला है उस तरीके से क्वेश्चन को करते चलो। ये हमने निकाला था वन डे वर्क ऑफ ए, हमसे पूछा था ये कितने में होगा, डिवाइड कर दिया भाई, सिंपली हो गया। चलो भाई करो ज़रा ये क्वेश्चन, रेशो का क्वेश्चन है। ये वाली टाइप हमने क्लास में सीखी है, कहाँ पे, परसेंटेज में। तो ये रेशो का क्वेश्चन था, हमने सीखा था परसेंटेज में, हमने परसेंटेज से रेशो बनाया था। रेशो अब की बार बना बनाया दे रखा है तुम्हें, करें फटाक से सॉल्व भाई। चलो भाई देखो ज़रा, कहता है एक ट्री अभी प्रेजेंटली कितना टॉल है, 9 फीट टॉल है। फिर कहता है कि वो अपनी हाइट का 1/9 ग्रो करता है। तो हमने क्या कहा कि भाई 1/9 का मतलब क्या है कि टोटल 9 था, और इसका 1/9 यानी कि 1 बढ़ जाएगा, कि अगर टोटल 9 होता तो 1 बढ़ करके 10 हो जाएगा। फिर अगले साल भी इतना ही बढ़ेगा और उससे अगले साल भी इतना ही बढ़ेगा। इतना किसका बढ़ेगा, तो हमने कहा अभी जो हाइट है उसका बढ़ेगा, यानी कि 9 का। 9 से तो 9 कैंसिल हो गया और हाइट क्या आ जाएगी 1000/81। सॉल्व करोगे भाई तो ये देगा तुम लोगों को 12.34। ये तुम्हारा आंसर हो गया कि अभी 3 साल के बाद इसकी हाइट क्या होगी, लगभग 12.5 फुट होगी। या तो ऐसे कर लो, या 1/9 का मतलब होता है 1/9%। ये होता है भाई इसका मतलब। हर बार इसका इतना परसेंट बढ़ाते रहो, ये काम हो जाएगा अपना। देखो ज़रा अगला क्वेश्चन भाई, और भी आसान सवाल आ गया है। देखो भाई क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लगा करके, कैपिटल लगा करके एक बिजनेस शुरू करते हैं 3 लोग। कहता है बी को उस साल के आखिरी में इतने रुपए मिलते हैं, ये उसका प्रॉफिट का शेयर है। हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। चलो भाई देखना ज़रा, हमेशा याद रखना है कि ए, बी और सी जितने भी लोग हों वो कुछ कुछ कैपिटल लेकर के आते हैं। सपोज़ करो इसकी कैपिटल C1 है, इसकी C2 है, इसकी 3 है। ये पैसे को T1 टाइम के लिए रखता है, ये T2 के लिए रखता है, ये T3 के लिए रखता है। सबको क्या चाहिए, जो भी प्रॉफिट है उसमें हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि सबने पैसा लगाया है।
प्रॉफिट होता है इन दोनों की प्रोडक्ट का रेशो C2T2 और C3T3। जो भी ये चीज़ आएगी इसी रेशो के अंदर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट ब्रेक होगा। अब देखते हैं भाई, कहता है कि भाई ए लगाता है कितने रुपए, 7,000 रुपये, बी लगाता है 8,000 रुपये और सी लगाता है 12,000 रुपये। भाई एक साल के लिए ये तीनों के लिए साल एक है, तो क्या कहेंगे कि भाई इनकी प्रोडक्ट ही रेशो मिलेगी, तो ये 3 0 से 3 0 को कर दो कैंसिल। तो जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 7, 8 एंड 12, कि ए का प्रॉफिट 7 रेशो है, बी का 8 है और सी का कितना है भाई 12 है। उसने बी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इन 8 रेशोज़ की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 3200। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 400। टोटल प्रॉफिट की रेशोज़ कितनी है भाई 27 हैं। एक रेशो की वैल्यू 400 है, 27 की वैल्यू निकालेंगे, 27 गुना 400, 2 0 तो ऐसे की ऐसे, और 7 गुना 4 28, हासिल चली गई 2, 10,800। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। भाई एक रेशो की वैल्यू निकाल ली, फिर हमें पता था कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इन सब का सम होगा, वो कितना हो गया 27 रेशोज़। 27 रेशो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करना भाई। चलो भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करें। चलो भाई देखो, देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है कि एवरेज एज राज और उसके फादर की कितनी दे रखी है, 45 ईयर्स। ठीक है भाई, तो राज प्लस उसके फादर की एवरेज डिवाइड बाई 2 से 45 आ गई। राज एंड फादर की एज कितनी हो गई भाई 90 हो गई। अब वो कहता है कि भाई इफ़ द एजेस ऑफ फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रिस्पेक्टिवली 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ऑफ राज। तो वो कह रहा है कि जो फादर की एज है वो है 2 टाइम्स ऑफ राज की एज, और जो ग्रैंड फादर हैं उनकी एज दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ राज की। तो हमें बताना है कि राज के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, तो ये चीज़ फाइंड करनी है। इधर आ जाओ, राज प्लस राज के फादर, तो राज और राज के फादर की एज ट्वाइस थी, तो कितनी हो गई 90 हो गई भाई। यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ राज एज 90 है, यहाँ से राज की एज क्या हो जाएगी भाई 30 हो जाएगी। ये 30 है, ग्रैंडफादर की निकालनी है भाई, क्या हो गया 3 × 30, और ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई 90 हो गई। ये तुम्हारा आंसर हो गया भाई, ऑप्शन बी। चलो भाई करना ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन भाई। कहता है कि भाई एक क्लियरेंस सेल चलती है, शॉपकीपर उसके ऊपर क्या कर रहा है 40% ऑफ दे रहा है। तो भाई अगर 100 रेशोज़ क्या था, मार्केट प्राइस था, MRP था, 40% के साथ वो कितना SP दे रहा है 60 रेशोज़। कहता है ऐसा करने पे उसको लॉस होता है कितने का, 25% का। अगर हमें CP चाहिए तो अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं उसको लॉस हो रहा है 25% का। 25% क्या है 1/4 है भाई। ये चीज़ CP को बताती है। तो SP कितनी होती है लॉस के अंदर 3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो गई, 4 उसकी CP थी, तो CP कितनी हो जाएगी उसकी भाई 80 रेशोज़। ऐसे खेल चलेगा। हमें कहता है कि अगर उसका MRP कितना था 2000 था, तो हमें क्या बतानी है CP। ये चीज़ MRP ली थी हमने 100 रेशोज़, तो इसकी वैल्यू 2000 है। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाली भाई हमने, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, कितनी आ गई 20। 80 की वैल्यू हमसे पूछता है क्योंकि CP पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी ₹1600। ये तुम्हारा आंसर हो गया ₹1600। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम लोगों के सामने। कहता है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको इसमें ऐड करें और ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर ये चीज़ हमने करनी है भाई, तो देखो ज़रा, नंबर इन सबसे डिविजिबल होगा तो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, और इनका एलसीएम हमने निकाला था थोड़ी देर पहले ही, सेम डिजिट का क्या आया था 120 आया था भाई। यही बहुत छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली डिवाइड करो। पहले तो कितना दे रखा है 10,000, ये हो गया 120 भाई। हम गए 8 के ऊपर, 8 के ऊपर मिलेगा 960, 960 तो ये 40 देगा, और 1 0 ये आ गई 400। 3 के ऊपर जाते हैं, कितना मिल गया भाई 3 से 360 मिल गया, यानी कि 40 मिला। हम कहेंगे कि भाई यहाँ से 40 बचता है, रिमाइंडर पूरा डिवाइड हो जाए, उसके लिए यहाँ पे 120 आना चाहिए था, ताकि एक पे भेज देते और ये कैंसिल हो जाता। हम क्या कहेंगे कि कितना ऐड करें, तो जितना बचता है उसको डिवाइज़र से करो माइनस, क्या आ गया 80। यही क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा।
ये रहा तुम्हारा आंसर। अगर ये इससे छोटा था तो भाई ऐड करेंगे, अगर ये 120 से बड़ा बच जाता तो माइनस कर देते। चलो भाई देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से भाई सेम क्वेश्चन आ गया है, सीरीज़ का सवाल है, पहले भी अपन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन किया था हमने आज की ही क्लास में कि भाई क्यूब की सीरीज़ और स्क्वायर की सीरीज़ का डिफरेंस पूछा था हमसे, कब? जब n की वैल्यू क्या थी? 10 थी। हमें कहता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज़ में 20 हों और पहली टर्म ऐसे मिले, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब 20 होंगी, पहले से एक को लो कि 20 टर्म्स के अंदर हर बार ये एक आएगा। कैसे? यहाँ देखो, n की वैल्यू 1 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी? 20 तक। जब 1 रखोगे तो 1 जमा 1/2 जमा 1/2, ये पहली टर्म है। n को 2 रखोगे तो ये 2/2 और प्लस में 4/2, ऐसे ये दूसरी टर्म है। और जब 20वीं पे पहुँचोगे तो n की वैल्यू को क्या रखोगे? 20, और फिर क्या आ जाएगा? 20² 2, ये आएगा। ये चीज़ ऐसे चलेगी। तो हमने कहा कि हर बार एक तो आ ही रहा है भाई, और एक कितनी बार आ रहा है? 20 बार। इन सारे एक का सम कितना हो गया? 20 हो गया भाई। प्लस में ये 1/2, ये 2/2, आगे 3/2 आएगा, तो ये दिखेगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, और ऐसे करते करते दिखेगा 20/2। प्लस में कौन सी बच गई? ये स्क्वायर वाली, n² वाली, तो ये 1 का स्क्वायर, ये था 2 का स्क्वायर, और ये 20²। तो ये दिखेगा 1²/2 प्लस 2²/2 प्लस 3²/2, और ऐसे कहाँ तक चलेगा? 20²/2। यहाँ आ जाओ भाई, इस 1/2 को एलसीएम लेकर के पूरे के नीचे ये 2 आ गया, ये हो गया 20। प्लस में ये सम है नेचुरल नंबर का, ये सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 20 इंटू 21 और बाई 2 होगा, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 4 कर देगा इसको। प्लस में भाई स्क्वायर का सम क्या होता है? स्क्वायर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6y। ये 6, इस 2 के एलसीएम वाले के नीचे भाग होगा, तो ये क्या देगा? ये 16 देगा। n कितना था? 20 था भाई, तो ये 20 हो गया, ये 6 देगा भाई। n की जगह रखा 20, 20 गुना में क्या आ जाएगा भाई? 21 आ जाएगा, और फिर 20 का दोगुना 40, और क्या दे देगा? 41 दे देगा भाई। इस चीज़ को अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करोगे तो 2 से ये 20 पे चला 10 पे जाएगा, और इससे ये 5 पे चला जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ये वाली चीज़ और देख लेते हैं भाई, इससे ये किस पे चला गया? 10 पे चला गया, और इससे ये 5 कर दो, इसको 3 कर दो, 3 से इसको 7 कर दो, ये हो जाएगा 35 गुना 41। इसको सॉल्व करोगे तो भाई लास्ट में 5 और 5 10, 0 आएगा, लास्ट में सब में ही 0 है, और 1200 से ऊपर होगा आंसर। ये आंसर होगा भाई तुम्हारा। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा? 1560 मिलेगा। चेक कर लेना फिर भी एक बार कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस भाई। जिसका ये हो जाए, देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, परसेंटेज से सवाल है, बड़ा ही आसान है। देखो भाई क्या कहता है कि अगर 75 ml के अंदर कितना पानी मिलाएं अल्कोहल के अंदर कि भाई 25% अल्कोहल रह जाए। तो हमने कहा 25% को क्या लिख सकते हो भाई? 1/4। ऊपर वाली चीज़ अल्कोहल बता रही थी, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 75 है भाई। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? टोटल कितना है भाई? 4 है। 4 रेशोज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 इंटू में 4, 75 इंटू में 4। 4 में से एक तो ये हो गई, बाकी बचा पानी कितना? 3 भाई। 4 नहीं होगा, 4 तो टोटल क्या है? सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में एक हिस्सा ये अल्कोहल है, तो वाटर क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा अपने को 3 रेशियोज़, तभी 4 बनेगा भाई, कि एक ये है, 3 वाटर है, तो 4 बना टोटल। तो हमने कहा एक रेशो की वैल्यू ये हो गई, तो 3 रेशोज़ की वैल्यू क्या होगी? ये आ जाएगी 225 ml। तो ये तो हो गया वाटर 225 ml। इसके अंदर अल्कोहल कितनी हो गई? 75 ml। परसेंटेज तो नहीं पूछी है, चलो भाई फिर भी अगर चेक करके देखना है तो टोटल कितना हो गया? 300। 300 में से 75 अल्कोहल है, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0, इससे ये 25%। ठीक है भाई, रीचेक करना हो तो ऐसे कर सकते हो। बड़े भाई आगे चलो करना एक क्वेश्चन, ये रहा भाई अपने आप में खास क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फिर से टॉपिक क्या है? CI है। तो भाई एक छोटी सी बात, CI के वो सारे के सारे केस
ढंग से तैयार कर लो, जिनके अंदर टाइम क्या होता है, 2 ईयर्स का टाइम होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2 ईयर्स में अपन क्या करते थे भाई। अगर 2 ईयर्स का सवाल आ जाए तो देखो क्या करना होता है। जो कुछ भी रेट दे रखी हो उस रेट को क्या कर लो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करो। कैसे? r/100 से। भाई ये चीज़ प्रिंसिपल होगी। पहले साल में इसके ऊपर जो r/100 मिलेगा उसको हम a बोल देते हैं। दूसरे साल में इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर मिला इंटरेस्ट ही क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ क्या मिल गई, फिर से a मिल गई, और ये चीज़ क्या मिल गई, b। अगर 2 साल का CI पूछे तो वो हुआ करता है 2a + b। ऐसा ही क्या होगा भाई, जो पहले साल में मिलता है वह 1 साल का CI ऐसा ही बराबर रहते हैं। तो पहले साल a मिला था, हर साल a मिलता रहे तो वो चीज़ क्या है, SI है। तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 2a। CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा भाई, b। जो यहाँ वैल्यू होती है वही क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब इधर आते हैं, हमें दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है कितना, 250 रुपये। 2 साल के अंदर 5% के हिसाब से हमसे पूछता है कि सम क्या होगा। मैंने कहा सम तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ कहीं पे a मिलेगा, यहाँ भी a होगा, ये b हो गया। r% को कन्वर्ट करो 5%, क्या मिलेगा, 1/20। ऊपर से नीचे आओगे तो 1/20, नीचे से ऊपर जाओगे इंटू 20, कि भाई यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला। इसको अगर इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ऊपर चले जाओगे। इस चीज़ को ले लेते हैं भाई 1/। यहाँ से ऊपर जाना है तो इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 20 रेशोज़। ठीक है भाई, ये और ये सेम रहते हैं, ये भी हो गया 20 रेशोज़। यहाँ से ऊपर चले गए, फिर 20 से गुना कर दिया, ये हो गया 400 रेशोज़। तो प्रिंसिपल कितना है भाई अपना, 400 रेशोज़ है। कब, जब दोनों का डिफरेंस कितना है, 250 है। तो इसे एक रेशो की ही वैल्यू 250 हमें गिवन है, यही डिफरेंस है भाई b। तो इसकी वैल्यू चाहता है, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 250, भाई क्या आ गया, रुपीज़ 25। तो 100 तो ये हो गया, 2 0 इसकी, 1 इसकी। ये रहा तुम्हारा आंसर। इस चीज़ को याद कर लेना, ये वो केस है जब टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। तो ये छोटे से 2-3 रिजल्ट हैं, इनको याद रखेंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। शॉपकीपर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट है और फिर उसके ऊपर GST लगा देना। इसको खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है कि भाई पहले डिस्काउंट दे दिया, टोटल नेट डिस्काउंट निकाल लो। नेट डिस्काउंट आ जाएगा इसका 14.5%। फिर जो बचेगा उसका 20% और बढ़ा देना तो GST हो जाएगा, उसको MRP से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको खुद से ट्राई करेंगे, ये तुम्हें ट्राई खुद से करना है, ट्राई योर सेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं भाई, करो स्कोर। चलो भाई ये और भी आसान सवाल है, ये कर दो। चलो लगाओ, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, करें क्वेश्चन को। समय शुरू होता है अब। चलो भाई समय समाप्त, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो भाई कहता है 35% ऑफ अ नंबर इज 416 मोर देन द 27% ऑफ द नंबर। भाई 35% नंबर का उसके 27% से कितना ज़्यादा है, तो हमने कहा कि भाई 416 ज़्यादा है, यानी कि ये नंबर का कितना है, 9%। 9% की वैल्यू है 416। यहाँ से नंबर का 1% फाइंड किया भाई, क्या आया, 416 अपॉन में 9, किस पे चला जाएगा भाई, 4 पे गया, 36 कितने बचेंगे, 5, 56।
56 56 तो नहीं बचने चाहिए भाई। इसको करोगे सॉल्व तो 35 से घटाया 7 पे 8%, 8% भाई, ये 8% है भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। इस चीज़ को हटाते हैं, फिर देखते हैं एक बार दोबारा। यहाँ जाओ, देखो 8% का डिफरेंस था, 8% की वैल्यू 416 है। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी, 416/8, ये गया 5 और 2, 1% की वैल्यू कितनी है 52, नंबर का 1% ये हो गया। तो नंबर अपने आप में क्या है भाई 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 5200, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ये रहा भाई तुम्हारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, आसान था, इजीली होने वाला था। चलो भाई, क्वेश्चन है 36, आसान क्वेश्चन है, इजी है। तुम्हें क्या बोलता है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट से डिविजिबल हो। बस भाई चलो करो। तो ये कितना होगा, 3 × 4 लिखोगे तो 3 × 4 है तो क्या आएगा 3 × 2 × 2 कंसेक्यूटिव नहीं है, हट गया, 24 है भाई, तो 2 × 4 8 देगा, 8 × में 3 कंसेक्यूटिव इवन नहीं है, ये भी नहीं होगा। 48 भाई, इवन 2 हो गया, फिर 4 आ गया, 6 हो गया, 6 × 8, 8 से 48, 6, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, अपना आंसर हो गया भाई, बात खत्म। इतना ही करना है भाई, यही बोला, बस ये चीज़ याद रखो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर कंसेक्यूटिवली क्या करके देख लिया, ब्रेक करके देख लिया इनको। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई कि अब एक कहे कि इसको सर ऐसा कर लो कि एक 2n ले लो, फिर एक 2n + 2 ले लो, फिर एक 2n + 4 ले लो। अरे भाई इतने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। तरीका ये भी ठीक है, पर एक पेज भर के आंसर आया तो क्या फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन को ऐसे करो कि लगे कि यहाँ पेपर की तैयारी कर रखी है। यहाँ जाओ, देखो 15% ऑफ ए डबल है किसका, 30% ऑफ बी का। 30% ऑफ बी निकालो भाई, 30/100 इंटू में बी किसके इक्वल, 15% ऑफ ए 15/100 इंटू में ए। इसका डबल है ये, सवाल हो गया ख़त्म भाई। ए और बी का रेशो चाहिए है, सॉल्व हो गया भाई, ख़त्म, 0 से 0, इससे ये 2 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ बी क्या आ गया, ए आ गया, a/b क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, आंसर हुआ ये रहा। करना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। करना इसको, पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से करो। फिर से भाई 30 सेकंड देते हैं तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए, करें सॉल्व। समय शुरू होता है अब। चलो भाई देखो क्या कहता है कि एक गोल्ड का एक पीस है, उसकी कॉस्ट क्यूब ऑफ द वेट के साथ क्या करती है, डायरेक्टली वेरी करती है। कहता है एक पीस है 20 डेसीग्राम का, उसकी कॉस्ट ये है, इसको ब्रेक किया किस रेशो में, 2:3 में। तो ये एक बड़ा पीस था भाई, इसके 2 छोटे पीस बना दिए, इनका वेट का रेशो है 2:3 भाई, तो बड़े वाले का वेट इन दोनों का सम होगा 5 हो गया। ये 2 रेशो है, ये 3 रेशो है, और ये कितना हो गया 5 रेशो। कहता है क्यूब से इसकी कॉस्ट पता चलती है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 125 रेशो हो जाएगी भाई।
इस वाले की कॉस्ट क्यूब करोगे तो कितनी आ गई 8 रेशो, इस वाले की कॉस्ट क्यूब करोगे 27 रेशो। भाई अलग अलग टुकड़े करके बेचता है तो 35 रेशोस उसको टोटल का बेचता है। अगर एक साथ बेचता है तो ये लॉस कितने का हो गया, तुमने कहा माइनस कर दो सर 35 रेशोज़ का, 5 से 5 जीरो हो जाएगा, 90 रेशोज़ का उसको लॉस हुआ। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो 125 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, हमें बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ होगा, यानी कि 90 रेशोज़ की वैल्यू चाहिए है। यहाँ से 1 रेशो फाइंड कर लोगे भाई, वो आ जाएगी 1000/125 और 90 रेशोज़ की वैल्यू क्या होगी 90 इंटू में 1000 अपॉन में 125। भाई 25 का पहाड़ा, ये 5 पे चला जाएगा और ये 40 पे जाएगा, इससे ये 19 पे चला जाएगा और 19 गुना 4 72 होता है, 720 रुपये का उसको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। ऑप्शन है भाई अपने पास, ऑप्शन है ये रहा 720 रुपीज़ का लॉस, ये अपना आंसर हुआ। यही सेम क्वेश्चंस तुम लोगों को CDS के अंदर में भी देखने को मिले होंगे। CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसकी ये मनपसंद टाइप है, 3-4 बार ये रेशो वाले चैप्टर का सवाल है भाई। रेशो के अंदर जब हमने क्लास में पढ़ा था इस चीज़ को डिस्कस किया था, हमने स्क्वायर के साथ किया था, सवाल आया हुआ था किसके साथ, क्यूब के साथ। भाई देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो अलग अलग एवरेज दे रखी हैं भाई, क्या लगेगा, अपने को पता है कि भाई ऐसे सवाल में बस आंख बंद करो और क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो। भाई देखो क्या कहता है कि जो बॉयज़ हैं बॉयज़ की एवरेज एज क्या दे रखी है 12, जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज एज दे रखी है 11। कहता है कि देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज़। अगर चलो ओवरऑल एवरेज हमसे चाहता है एक्स ले ली भाई, तो मैं ये बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। ऑप्शन देखो भाई, सबसे पहले कि क्या है 11 पॉइंट समथिंग है, 12 से छोटा है, तो डिफरेंस कैसे आएगा 12 माइनस एक्स से। इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा x माइनस 11 से। और ये चीज़ रेशो किसकी होती है भाई, क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी से हमें पता चलता है कि क्या कहता है कि भाई गर्ल्स क्या है, देर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज़, कि अगर बॉयज़ 2 होते, गर्ल्स इसके 50% ज़्यादा होती तो 3 होती, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या मिलेगा 2:3। हमें जो अपने तरीके से रेशो मिला है ये मिला है, ये दोनों रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x माइनस 11/12 माइनस एक्स, बॉयज़ 2 थे, गर्ल्स कितनी थी 3 थी, ये आ गया 3x माइनस 33 इक्वल टू 24 माइनस का 2x। इसको इधर ले आओ, 5x की वैल्यू क्या होगी 24 प्लस 33 क्या हो जाएगी भाई 57। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आई 57/5। x क्या थी, ओवरऑल रेशो थी, ओवरऑल एवरेज थी। कैंसिल करोगे भाई क्या मिलेगा 11.4, तुम्हारा आंसर हो गया 11.4। ये जो चीज़ अप्लाई की है इस चीज़ को बोलते हैं एलिगेशन। ये रहा एलिगेशन। हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी एवरेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, दो अलग अलग एवरेज, दो अलग अलग परसेंटेज दे रखी हैं और उनकी ओवरऑल दे रखी है, तो क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस क्या देता है भाई, क्वांटिटी का रेशो देता है। चलो भाई ये क्वेश्चन और करो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो फिर से CISI तो सीधा सा दिख रहा है, पेपर में SI कम आता है, कंपाउंड ज़्यादा आता है, तो क्या करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे। इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लो सारे के सारे, जहाँ से भी तुमने पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को वापस से पढ़ लो एक बार। कहता है कि भाई एक सम है, कुछ रुपए थे वो 3 गुना हो गए, कितने साल में 10 साल में। कहता है कि भाई क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था भाई, हमसे पूछ रहा है कितने साल में अपने आप का क्या हो जाएंगे, 9 गुना हो जाएंगे। करो भाई सवाल, ट्रिपल होते हैं कितने साल में, 10 साल में, बताना क्या है 9 गुना होंगे कितने साल में। करो फटाक से। दस सेकेंड और दी भाई तुम्हें, करो। और भाई समय होता है समाप्त, समय समाप्त, 10 सेकेंड पूरे हुए। यहाँ देखें ज़रा, कहता है कुछ रुपए थे अपना 3 गुना हो जाते हैं 10 साल में। मैंने कहा 1 रुपया था अपने पास, तो भाई 1 रुपये से कितना हो गया 3 गुना हो गया, कितने साल में। तुमने कहा सर ऐसा है, टाइम लगा इसको 10 साल।
अब मैं कहता हूँ एक ना होकर के 3 होता अपने पास, तो 3 होते तो ये भी 3 गुना हो जाते और कितने हो जाते, 9 हो जाते। इसमें भी टाइम कितना लगता भाई, 10 ही साल लगते भाई। 10 साल यहाँ लगते हैं, 10 साल यहाँ लगते हैं, टोटल कितने साल लग गए, 20 साल। कि 1 से पहले 3 हुआ 10 में, 3 से 9 हुआ 10 में, टाइम आ गया कितना भाई, 20 साल, 20 ईयर्स। सिंपली आंसर भाई। बहुत आसान एग्जाम आ रहा है भाई। कहने की बातें हैं कि पेपर मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को आसान लगेगा। फिर से भाई किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई 6 बॉल हैं, रखने के लिए 5 जगह हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो भाई एक डब्बा, डब्बा 2, 3, 4 और 5। पहली बॉल को रखने के तरीके भाई कितने हो गए, तो हमने कहा जी 5 तरीके हो गए, किसी में भी रख दो। दूसरी बॉल के लिए भी कितने तरीके हो जाएंगे भाई, 5। तीसरी बॉल के लिए भी कितने तरीके, 5। चौथी के लिए भी 5 और छठी तक कितने तरीके, 5, 5 और 5। एक छोटा सा चीज़ है, छोटी सी चीज़ क्या बोलती है, काउंटिंग प्रिंसिपल, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहेंगी। हमने कहा काम पूरा कब होगा, जब 6 की 6 बॉल रख दी जाएंगी तब काम पूरा होगा। पहला काम हुआ गुणा में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, हो गया भाई, काम पूरा हो गया, मल्टीप्लाई होनी बंद हो गई। क्या आ गया, 5 की पावर 6। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, कुछ भी पावर हो लास्ट में 5 ही आता है, ये वाला आंसर होगा भाई। 5 की कोई भी पावर होगी, लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिलेगा हमेशा 5 मिलेगा, बस उसी से ये मल्टीप्लाई निकाली है। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा। ये रहा भाई, क्वेश्चन आसान है, इजी है। करें भाई, फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तुमने, कर दो फटाक से। भाई 15 सेकंड और रह गए हैं, करें फटाफट से। देखो क्या कहता है, एक वायर है उसकी लेंथ है 6 मीटर, एक वायर है उसकी लेंथ है 6 मीटर भाई, ये वो वायर हो गया, उसकी लेंथ हो गई 6 मीटर। अब अपने को कहता है कि इसको खींच दो, खींचने से क्या हुआ, खींचने से ऐसा हुआ कि रेडियस कम हो गया कितना, 20%। अब अपने को ये पता है कि भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि पहले रेडियस 5 था तो अभी रेडियस कम होकर के कितना हो जाएगा, 4। हमसे कहता है तो इसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी। पहले की लेंथ अपने को पता है क्या है, 6 है, नई लेंथ अपने को बतानी है तो L2 हमने फाइंड करना है। मटेरियल पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना है, तो दोनों से निकला हुआ वॉल्यूम बराबर होगा। ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 H1 किसके इक्वल, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई इक्वल टू पाई है भाई, पाई से तो पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर 25 और इनटू में क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा। R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, H2। H1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है, तो 25 इंटू 6 अपॉन 16 किसके इक्वल होगा, H2 के इक्वल होगा भाई। ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से H2 निकाला, क्या आया, 75/8 आया। सॉल्व करोगे तो भाई ये देगा 9.34 ऐसा कुछ मिलेगा। हमें पूछता है कि लेंथ कितनी बड़ी होगी। पहले की लेंथ कितनी थी भाई, 6 थी, ओरिजिनली लेंथ 6 थी, अभी लेंथ L2 कितनी आ गई है, 9.34, कितनी बढ़ गई है भाई, तो हमने कहा 3.34 किसके ऊपर, पहले वाली के ऊपर, 6 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 कर दिया भाई। इससे इसको काट देते हैं भाई, तो ये 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो सॉल्व करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा, तो 50% से ज़्यादा आंसर होगा। और कौन सा आंसर हो गया, ये रहा 56.25%, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सॉल्व कर लेना, लगभग इसके आसपास आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की है कि 3 से ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 50 इंटू 1 पॉइंट समथिंग क्या देगा, 50 से बड़ा। 50 से बड़ा क्या है ऑप्शन में, 56 है। करो भाई, देखना ज़रा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बताना है कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इसके फैक्टर कर लो भाई। फैक्टर करोगे सबका स्क्वायर स्क्वायर बनाते जाओ, जिसकी कमी हो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ जो समझो ज़रा। 249 था, ये था भाई 2940। मैंने कहा 10 से भाग कर लो भाई सीधा, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही करना है जैसे किताबें बोलती हैं। तो ये 294 हो गया। अब इसको 2 से कर लेते हैं तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 7 हो गया। अब इसको 3 से कर लेते हैं तो ये 4 मिलेगा और ये 9 होगा, ये 7 है, ये भी 7 हो गया, ये 7 से 1 मिल गया। इस 10 को ब्रेक करके लिख लेना, क्या मिलेगा 2 इंटू 5। 2 का स्क्वायर पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है भाई। 7 का स्क्वायर भी पूरा हो रहा है, कमी किसकी है 3 और 5 का स्क्वायर पूरा होने की। तो इसी से क्या करोगे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई 15 से। ये तुम्हारा आंसर हुआ। 15 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक ये वाला 3 इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, दोनों का स्क्वायर बनता चलेगा, टोटल में स्क्वायर बन जाएगा। और आंसर किसको मार्क कर देंगे भाई 15 को। बातें समझ आ गई होंगी भाई। कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, जिसकी पावर 2 नहीं बने उसी से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट स्क्वायर के लिए। चलो भाई, एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए, सेम वही क्वेश्चन है भाई, करा चुका हूँ, डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, करके देखो भाई। टाइम मिलता है 1 मिनट का, समय शुरू होता है अब। देखो भाई क्या करते, यहाँ आ जाओ, समझो समय की समाप्ति। देखें ज़रा सारे, कहता है कि डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करने पे नंबर कितना बढ़ जाता है, 27 बढ़ जाता है। फिर से लो कि x एक डिजिट है जो किस फॉर्म में है, ए बी की फॉर्म में है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 10a प्लस बी, क्योंकि ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है भाई। रिवर्स करोगे क्या मिलेगा, बी ए, क्या आ जाएगा भाई 10b प्लस में a। कहता है इन दोनों का डिफरेंस 10a प्लस बी से जब माइनस करोगे किसको 10b प्लस a को, तो क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए भाई। माइनस करोगे तो तुमने क्या कहा सर, माइनस कर दिया, a से a गया, 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 9 टाइम्स ऑफ b कितना आ गया 27। a माइनस बी क्या आ जाएगा 27। क्या बनाए भाई, a माइनस बी 27/9 3 आ गया। a एंड b, a और b का पेयर बनाओ भाई, a और b का वो पेयर बनाओ जिनमें डिफरेंस क्या आते हों, इनके 3 आते हों भाई। तो हमने कहा कि 1 और 4 हो सकता है वो, अब 1 और 4 हो सकता है तो डिफरेंस 3 आएगा। 2 और 5 हो सकता है, डिफरेंस 3 आएगा। 3 और 6 हो सकता है, डिफरेंस 3 आएगा। 4 और 7 हो सकता है, डिफरेंस फिर से 3 आएगा। 5 और 8 हो सकता है, फिर से डिफरेंस 3 आएगा। 6 और 9 हो सकता है, फिर से डिफरेंस 3 आएगा। ठीक है भाई, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, इनका क्या चाहिए, सम चाहिए है। तो भाई ये मिलेगा 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और
13, लास्ट में 9 आएगा भाई। किसमें है? ये रहा आंसर। सिंपल भाई। यहाँ तक तो वहाँ भी किया था पहले वाले क्वेश्चन में, जिसमें क्या था 396 था डिफरेंस अपना, 3 डिजिट का नंबर था। इसके बाद क्या छापे? पेयर छापे। और इनका क्या चाहिए था? सम चाहिए था। सबका क्या कर दिया? सम कर दिया। ऐसा मत करना कि ये आगे चला जाए, क्योंकि ए भी लेके चले थे तो चलो भाई करें ज़रा। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलो भाई फिर से इजी है यार, प्रॉफिट एंड लॉस है, बस परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है परसेंटेज होता है। प्रॉफिट लॉस को सीखने के लिए पहले सीखना पड़ेगा भाई परसेंटेज को, और परसेंटेज सीख गए तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक सीख गए। 2 चीज़ें याद रखो, परसेंटेज और रेशो जिसको भी आता है उसको पूरा मैथ आता है, क्योंकि अर्थमेटिक सिर्फ 2 ही चैप्टर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। किस किस के अबाउट? परसेंटेज एंड रेशो। चलो भाई देखो, कहता है जब 2700 का कोई सामान बेचता है 10% का लॉस होता है। 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। ये चीज़ लॉस है। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो एसपी कितनी हो गई भाई? 9 रेशोज़। 9 रेशोज़ की वैल्यू 2700 दे रखी है, एक रेशो की वैल्यू 300 हो गई। सीपी क्या आ जाएगी भाई? 10 रेशोज़ है तो 10 रेशोज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000। हमें कहता है इसको बेचता है अब कितने रुपए का? 3600 रुपये का। तो अब कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कितने का भाई? 600 का कमा रहा है। किसके ऊपर? 3000 के ऊपर, क्योंकि सीपी कितनी है? 3000। परसेंटेज के लिए गुणा 100 हो गया। 2 0 से 2 0, इससे ये कैंसिल। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है भाई? 20% का ये प्रॉफिट कमाता है। हो जाएगा भाई। सबसे आसान है भाई, कुछ नहीं करना था, इसकी रेशो बना ली। बस ये पता हो कि लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो एसपी आ गया, बात खत्म। एसपी दे रखा था, एसपी को कर दिया एसपी के बराबर। चलो ये सवाल और देखो भाई फटाक से। क्या कहता है कि भाई, चलो करो, तुम ट्राई करो इसको फिर से भाई। चलो 1.5 मिनट देते हैं इस बार तुम्हें, 1.5 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व। चलो भाई देखो ज़रा क्या कहता है। हमें कहता है x² y² 1 है भाई, और x और y जब यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 देते हैं। u² v² भी 1 है। मैं कहता हूँ x को 1 ले लो तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 1 मिल जाएगा। u को क्या ले लेते हैं भाई? उल्टा भी ले सकते हो कि y क्या हो जाए? 0 तो x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो भी कंडीशन ट्रू है। u को 0 ले तो v 1 हो जाएगा भाई, और v को 0 ले तो u को क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। कहता है इनकी प्रोडक्ट क्या रही है? 0। अब हम देखते हैं कि x और u को प्रोडक्ट क्या मिलती है? 0 भाई, और v और y की भी 0 मिलती है। कैसे भी करें हम, अपनी 0 आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये चीज़ तो कंडीशन तो ट्रू होगी भाई, ये दे रखा है, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं कि x² + u² 1 हुआ। x अगर 1 लेके चले थे, u 0 लेके गए थे, तो ये कंडीशन ट्रू थी अपनी। y और v, ये कंडीशन भी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। ये कंडीशन भी क्या होती है? ट्रू होती है। बस दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि x प्लस में y² दे रखा है, y² यहाँ था, v² यहाँ था, तो ये चीज़ 0 बन रही है दूसरी कंडीशन से, कि y ये वाली चल जाए, इसकी कंडीशन ये उठा लें और इसकी कंडीशन ये उठा लें, तो ये चीज़ 0 आ जाएगी। इस चीज़ से ये चीज़ फेल हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से फेल हो रही है, तो ये दोनों कंपलसरी नहीं है।
पर ये चीज़ क्या है, कंपलसरी है कि ये क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 3, ऑप्शन ए। इस चीज़ के लिए अपन 100% श्योर हैं। इनके लिए अपन श्योर नहीं हो सकते, तो किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन 3 को मार्क करेंगे। चलो भाई करना क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है भाई, तो हर किसी की पावर 3 बननी चाहिए। क्या करते हैं भाई, यहाँ आ जाओ, इससे 3 की पावर 9 बाहर ले लेना, तो क्या आएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, प्लस में 3 की पावर कितनी 6, और यहाँ पे 3 की पावर n-9 क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ये तो पहले ही क्यूब है, तो इसको साइड करते हैं। ये वाला भी क्यूब होगा तभी ये प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब बन पाएगी। ये चीज़ 1 हो गई भाई, ये चीज़ 27 हो गई, और 3 की पावर 6 कितनी होती है भाई, तो हम कहेंगे 3 की पावर 5 तो होती है 243, 3 की पावर 6, 243 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या देगा 243 इंटू 3 729 देगा। ये देना चाहिए भाई, 243 इंटू 3 ये हो गया 9, ये हो गया 12, 729 भाई। प्लस में क्या दिया, 3 की पावर n-9 दिया। अब ये चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये 730 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 730 जमा 27 जमा 3 की पावर n-9 757, प्लस में 3 की पावर n-9, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई। 757 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर, इससे पहले वाला तो अपने को पता है 729 है, 9 का क्यूब होता है, तो ये इससे आगे वाला होगा, यानी कि 10 का क्यूब 1000 होगा, तो ये इक्विवेलेंट टू 1000 चलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला तो नहीं हो सकता, और 11 का वैसे नहीं होगा, तो 1000 लेके चलेंगे भाई इसको, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n-1, ये उस तरफ जाएगा तो 1000 माइनस में 575, ये आ जाएगा 3 की पावर n-9, तो ये होगा माइनस करोगे तो 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दिया, कंपेयर, n-9 की वैल्यू क्या आ गई 5, n इधर से कितना हो गया 14 हो गया भाई। ऑप्शन है अपने पास, ये रहा, ये आंसर हुआ। क्या किया है भाई, ये चीज़ पहले ही बाहर निकाल ली, ये बाहर निकली है, क्यों, क्योंकि ये पहले से क्यूब है, इसका रूल खत्म सवाल से, ये बच गया। इसको सिंप्लीफाई किया, लास्ट में ये चीज़ मिल रही है। हमने क्या कहा कि ये जो वैल्यू आएगी, ये किसी का भी अगर होल क्यूब होगा तो वो इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा होने का मतलब क्या है कि इसके पहले क्या आता है, 9 का क्यूब आता है 729, तो 9 से तो ये बड़ा होगा। इससे आगे क्या आता है 1000, उससे ये छोटा हो सकता है या 1000 हो सकता है। हमें नेक्स्ट क्यूब बनाना है, तो क्या बना दिया इसको, 10 का क्यूब 1000 के बराबर रखा। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर n-9 क्या मिल गया 243, ये होता है कितना 3 की पावर 5। बेस सेम, पावर को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और हमारे पास आ गई n की वैल्यू। और अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन है वेन डायग्राम। फिर से तुम्हें करा रखा है, जब परसेंटेज की क्लास हुई थी तो उसके अंदर एक टॉपिक कराया था वेन डायग्राम, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। करें भाई सॉल्व फटाक से, बनाओ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनेगा, क्वेश्चन खत्म। चलो भाई देखो क्या आता है, एक ग्रुप है, कितने चिल्ड्रन का, 100 चिल्ड्रंस का, तो टोटल होंगे 100। कहता है 64 क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्रिकेट वाले हो गए। फिर कहता है कि 53 फुटबॉल खेलते हैं, तो ये फुटबॉल हो गए। यानी कि इस सर्कल की वैल्यू 53 है भाई, इसकी वैल्यू 64 है, और दोनों की मिला करके 100 है।
कहता है 20 बच्चे ऐसे हैं जिसको दोनों पसंद है, तो ये वो 20 हो गए। अगर ये 20 यहाँ है तो इससे 20 यहाँ आ गए, बचे हुए जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है वो 44 हो गई, वो ये रहे। 53 में से 20 यहाँ आ गए तो बचे हुए 33 ये हो गए। ओवरऑल टोटल मिला करके होंगे 77 + 20 यानी कि 97। 97 ऐसे हैं जिनको या तो क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है या दोनों। हमसे पूछा है जिनको इनमें से कुछ भी पसंद ना हो, तो टोटल कितने थे 100, उससे इस 97 को करोगे माइनस, कितने आ गए 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर भाई 3। मेरे ख्याल से इतना आसान सवाल तो नहीं हो सकता, बहुत ईजी सवाल आ गया। चलो भाई ये और कर दो फटाक से। क्वेश्चन आसान है भाई। देखो भाई क्या कहता है कि 2 साल पहले ए और बी की, ए की एज बी का 3 टाइम्स थी, यानी कि 2 साल पहले ए और बी की एज का रेशो क्या था भाई 3:1 था भाई। कहता है अभी इस टाइम पे करंटली, यानी कि 2 साल आगे लेके आएंगे इनको भाई, तो 2 साल के बाद इसकी एज ये हो जाएगी, इसकी एज ये हो जाएगी। कहता है बी 9 साल का है तो ये 9 आ गया, बी की एज क्या आ गई 7 आ गई, तो इस एक रेशो की वैल्यू 2 साल पहले इसकी 1 रेशो की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करोगे तो ये 22 साल होगा। कहता है कि भाई कितने साल के बाद एज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ द, कितने टाइम के बाद ए की एज डबल हो जाएगी, किसकी एज का बी की एज का। मान लो कि कितने साल के बाद होता है डबल, x ईयर्स के बाद, तो ए की एज क्या हो जाएगी बढ़ करके, तो हमने कहा कि ए की एज x साल में x बढ़ेगी भाई, और बी की एज कितनी बढ़ जाएगी भाई, वो भी x बढ़ेगी। कहता है ए की एज क्या होनी चाहिए, बी का डबल होना चाहिए। x कैलकुलेट कर देंगे भाई, ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए की कौन सी वाली वैल्यू डालोगे, अभी वाली जो इस टाइम पे है, करो भाई सॉल्व करो इसको फटाक से। क्या आई थी भाई ए की एज 22, 21, 23 ये आई थी ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 23 प्लस में x इक्वल टू 2 टाइम्स किसका बी की एज कितनी थी 7, 9 भाई, 9 प्लस में x हो गया। ये अभी वाली एज ये है, ये नाउ वाली है, ये पहले वाली थी, और ये जो हो जाएंगी क्या आ जाएगा 23 प्लस में x इक्वल टू 18 प्लस में क्या आ जाएगा भाई 2x। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, 23 ये उधर जाएगा, x विल बी 23 माइनस 18 क्या आ गया 5 ईयर्स। x की वैल्यू होगी भाई 5 ईयर्स। ये तुम्हारा आंसर हुआ। बड़े भाई आगे चलो भाई, बस यहीं तक थे। ये तुम्हारे 50 तो नहीं है, लगभग 56 के आसपास ये क्वेश्चंस थे तुम्हारे, ठीक है। बीच में 1-2 नंबर आगे पीछे हुआ था। यहाँ पे भाई तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। सारे के सारे क्वांट के जितने भी PYQs हैं इंपॉर्टेंट वाले वो हमने कर लिए हैं। इनसे हमें क्या समझ में आया कि हर साल एक क्वेश्चन वॉल्यूम का आता ही आता है। तो वॉल्यूम 3D का एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एक क्वेश्चन पेरीमीटर से भी आ रहा है, कभी कभी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ जाता है, साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन है। रिसेंट में इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं भाई। उसके अलावा परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अलावा भाई एजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, 2-3 साल के बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ एक क्वेश्चन हैं। एक टॉपिक जो हमने देखा है कि अरेंजमेंट करनी पड़ रही है, तो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस, इसको तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो,
मेरी सलाह ये रहेगी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको तुम लोग अभी के लिए इग्नोर करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम सिर पे है। बस इनको ही तैयार करो, 1-2 बार प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेरे ख्याल से कि आराम से तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं क्वांट के, तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन, इतना करके इतने का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ आ गया तो 10 में से 8 क्वेश्चन और ये आए तो 12 के आसपास करेक्ट हो जाने चाहिए। इसी के साथ भाई इस क्लास को करते हैं समाप्त और जल्दी ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। 4 अगस्त को गो एंड ब्रेक अ लेग।